सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। और इस शो पे जैसे कि आप जानते हैं, आप हमें अपने सवाल भेजते हैं और मैं आपके सवाल शेखर तक पहुंचाती हूं। इस हफ्ते भी आपने हमें कई ढेर सारे सवाल भेजे भारतीय राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे बवाल पर, एसवीपी संकट पर, क्रिकेट तक आपने हमें कई सारे सवाल भेजे। आज के ऐसे एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवाल पर चर्चा करेंगे। चलिए शेखर, शुरुआत करें आज के इस एपिसोड का। हमारे जो देखने वाले हैं ना, बहुत तेज हैं। बिल्कुल, तो सवाल भी इसलिए उनके तेज आते हैं, तैयारी करके आना पड़ता है यहाँ पे। तेज भी आते हैं शेखर, और बहुत ही डाइवर्स भी आते हैं। इसका मतलब सारी दुनिया को भी देखते हैं, देश को भी देखते हैं। चलिए शेखर, सबसे पहला जो सवाल है श्रेयस दामी का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं, हल्का लंबा सवाल है, पूछ रहे हैं, हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स की तुलना में यूएस मार्केट्स लूजली रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लीनियंट अपर लोअर सर्किट नॉर्म्स की वजह से जनरली काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। वो बोल रहे हैं एसवीबी बैंकिंग फियास्को और निवेश प्लेटफॉर्म्स के भारतीयों को यूएस स्टॉक में निवेश करने की इजाज़त देने के चलते क्या आपको लगता है कि सरकार को, सेबी को इंडियन इन्वेस्टर्स को शिक्षित करने की आवश्यकता है, ये देखते हुए कि हमारे पास अमेरिकी कैपिटलिज्म मानसिकता का सीमित एक्सपोजर है? देखिए, अमेरिका में जैसे कि आपने कहा कैपिटलिज्म है और वो एक तरह का अल्टीमेट कैपिटलिस्ट सिस्टम है। और वहाँ जो डिबेट भी होती है ज़्यादा, वो यही होती है कि ज़्यादा कैपिटलिस्ट है, ज़्यादती हो गई। और फिर वो बार बार बोलते हैं कि जब फ़ायदा होता है तब तो कैपिटलिस्ट को फ़ायदा होता है, और जब नुकसान होता है तो फिर सरकार को नुकसान होता है, टैक्स पेयर को नुकसान होता है। सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस कहते हैं। तो ये डिबेट वहाँ चलती है, और ऐसी डिबेट से वहाँ पे जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट हुआ था, वो भी उसी की वजह से हुआ था। क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ 2008 का, तो उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि आपने बैंकों की मदद करी, उनको पैसे लगाए, हालांकि सरकार को फ़ायदा हुआ। जिस सरकार ने भी, ब्रिटेन में भी ऐसे हुआ, बैंकों में पैसे लगाए, बाद में उनको बेचते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई। और भारत में भी ऐसे हो चुका है। जैसे यूटीआई, जो भारत सरकार का एक संस्थान था एक समय, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसको बहुत घाटा हो गया था, करप्शन भी थी बहुत। तो वो डूब ना जाए, और उस समय तो भारत में स्टॉक मार्केट इतने मैच्योर नहीं थे, परिपक्व नहीं थे, तो लगा कि अरे भाई, ये तो मध्यम वर्ग है, रिटायरी हैं, उन्होंने अपना पैसा यूनिट ट्रस्ट में लगाया हुआ है, डूब जाएगा तो क्या होगा। तो भारत सरकार ने उसकी भी मदद की थी, और उसमें एक भारत सरकार ने एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसको बोला सूटी, स्पेशल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी शेयर्स वहाँ से निकाल के वहाँ रख लिए भारत सरकार ने, और उसके बदले में यूनिट ट्रस्ट को पैसा दिया ताकि उनके जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, यूनिट होल्डर्स हैं, उनका नुकसान ना हो। उससे भारत सरकार का भी बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स थे, और उसमें कुछ ऐसी पैराडॉक्सिकल चीज़ें, विडंबना भी हो गई। जैसे कि भारत सरकार, जो स्मोकिंग को, सिगरेट पीने को हर जगह बैन करती है, वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, मान लीजिए कि एक सिगरेट कंपनी में, आईटीसी में। और वो इसलिए है क्योंकि आईटीसी के शेयर उस समय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास थे, वहाँ से। तो ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन अमेरिका में जो रिस्क है, ये लोग रिस्क को समझते हैं मार्केट का। हालांकि फिर भी रोना धोना होता है, लेकिन अमेरिका में कोई कंपनी फेल होना, दिवाला निकलना कोई शर्म की बात नहीं है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो 2 बार या 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो ज़रूर वो दिवालियापन डिक्लेयर कर चुके हैं, जिसको कि अमेरिका में चैप्टर 11 कहते हैं। उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट बन गए, उसके बावजूद वो शायद फिर बन जाएं। अब उनको जो भी कहें, पर कोई ये नहीं कहता कि आप चैप्टर 11 से निकल के आए हैं, क्योंकि जब कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है तो आप उसमें बिजनेस फेलियर को लोग एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। हमारे यहाँ जो बिजनेस फेलियर है, बिजनेस फेल हो गया, अरे बाप रे बाप, उसका दिवाला निकल गया, तो लोग सोचते हैं कि फैमिली को भी शर्म आती है, फैमिली शेम बन जाती है। तो अमेरिका में ऐसे नहीं है, और अमेरिका में बैंक फेल होते रहते हैं। अगर आप डेटा देखें तो पिछले 40-50 साल में बहुत बैंक फेल हुए हैं। इस समय हालांकि
उनको थोड़ी चिंता है कि वो बैंक जिनमें ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं वो फेल हुए तो उससे एक चेन रिएक्शन बनेगा, डोमिनो इफेक्ट। क्योंकि अमेरिका में और सारी दुनिया में, पश्चिमी देशों में एक अलग तरह की चीज़ हुई है पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। एक तो पहले जब ये कोविड आया तो सब घर में बैठ गए, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगा, घर में बैठ गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी बहुत कम हो गई और फिर लोगों की कमाई कम हो गई, नौकरियां चली गई। अब हर कोई एम्प्लॉयर तो ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे सैलरी दे पाए, और ये तो बिल्कुल ही हायर और फायर सिस्टम है, ख़ास करके अमेरिका में। यूरोप में तो फिर भी थोड़ा एक कुशन है, लेकिन यहाँ तो अमेरिका तो बिल्कुल हायर एंड फायर सिस्टम है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दबादब इंटरेस्ट रेट को काटा, इंटरेस्ट रेट काटा, नोट छापे और नोटों को मार्केट में, मतलब मैं बहुत सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, पर मार्केट में पैसा इजीली अवेलेबल कराया। तो कोई बैंक अगर चाहे तो पैसा करीब 0% इंटरेस्ट पे अपने सेंट्रल बैंक से लेके, अपने रिजर्व बैंक से जो भी उनका इक्विवेलेंट है, यूएस फेड कहते हैं, उससे लेके वो उसको फिर दे सकता है लोगों को उद्यम करने के लिए, या लोगों को कुछ भी गाड़ी खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए। तो ऐसे उन्होंने किया जिसको कहते हैं कि एक अपनी पंप प्राइमिंग की इकोनॉमी की मॉनिटरी तरीके इस्तेमाल करके पैसे नोट छाप के। अमेरिका में ये सोच है कि हम जितनी मर्जी नोट छापें कुछ नहीं होगा, उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारी करेंसी है ये दुनिया की रिजर्व करेंसी है, और हम अपने बॉन्ड निकालेंगे, सारी दुनिया के हमारी बॉन्ड खरीदेगी। क्योंकि हर कोई खास करके जब क्राइसिस होता है तो जो रिजर्व करेंसी होती है उसकी तरफ जाता है, क्योंकि पहले सोना होता है फिर रिजर्व करेंसी होती है। सोना इतना लिक्विड नहीं होता, रोज़ रोज़ जाके आप उसको बेच खरीद नहीं सकते, लेकिन रिजर्व करेंसी है, उसमें आप बॉन्ड्स लीजिए, रोज़ ट्रेडिंग होती है, आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो सब लोग वहाँ आते हैं। जैसे चीन के भी बहुत ज़्यादा निवेश था अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में या अमेरिका के बॉन्ड्स में। अब चीन धीरे धीरे कम कर रहा है, पहली बार बहुत सालों में। मैं अलग से एक बात बता रहा हूँ, $1 ट्रिलियन से उनका कम हुआ है, थोड़ा सा भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो अमेरिका को और जो वेस्टर्न देश थे जिनकी कन्वर्टेबल करेंसीज थी, उनको लगा कि हम नोट छाप सकते हैं और ये दुनिया इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन उससे क्या हुआ, नोट छापने से इतने छापे कि उससे इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, क्योंकि पैसा बहुत आ गया लोगों के पास। अब जैसे अमेरिका में लोगों को तो चेक भेजे गए, एक बार $2000 के, एक बार कुछ और। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते थे और चेक्स जाते थे और वो बोलते थे अपने आप साइन करके भेज रहा हूँ, ड्रामा करके। हालांकि आजकल साइन करके कौन ऐसे चेक भेजता है, वो भी करोड़ों लोगों को। लेकिन लोगों के घर इस तरह का पैसा गया तो लोग उस पैसे का क्या करते, लोगों ने उस पैसे से चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। तो जो चीज़ें खरीदनी शुरू करी उनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं थी, तो उससे उनका दाम बढ़ गया। तो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो राजनेता को कुछ भी समझ आए ना आए, लेकिन ये समझ आता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो उसको बहुत बड़ी चपत लगती है कि उसको अगर किसी की समय में अमेरिका में 4 साल होता है, हमारे यहाँ 5 साल होता है, ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाए 7%, 8%, जैसे भारत जैसे देश में, या अमेरिका में 4%, 5%, 3%, जो भी है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाए, तो कोई गारंटी नहीं होती कि आप फिर भी चुनाव में जीत के आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे होता है कि जब ग्रोथ होती है तो जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका नंबर कम होता है, और जिन लोगों को लगता है कि हमारे साथ गैप बढ़ गया और या असमानता बढ़ गई, इनइक्वालिटी बढ़ गई, उनका नंबर ज़्यादा होता है। तो खतरा होता है जब ग्रोथ के समय राजनेता को। लेकिन अगर इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई बढ़ जाए, फिर गारंटी होती है कि वो हारेगा। तो जब लगा महंगाई इतनी बढ़ रही है तो बाप रे बाप, अच्छा कि जो पश्चिमी देश हैं, यहाँ किसी को आदत ही नहीं है सोचने की कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत समय से इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। अब पश्चिमी देश नहीं है, लेकिन वो भी एक विकसित देश है, जापान में तो इतनी कोशिश करती रही उनकी सरकार और उनका सेंट्रल बैंक कि कोई तरह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ जाए। इन्फ्लेशन आ ही नहीं रही थी वहाँ पे, उनके अलग अलग कारण हैं। तो अब इन सब देशों में इन्फ्लेशन आ गई। जब इन्फ्लेशन आ गई तो नेता घबरा गए, उन्होंने कहा अरे महंगाई आ गई, अब हम क्या करेंगे, लोग तो परेशान हो रहे हैं। खास करके वो लोग जो अमीर नहीं है, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग अमीर नहीं है वो परेशान हो रहे हैं। तो इस इन्फ्लेशन को रोका जाए। अब इन्फ्लेशन को रोकने का क्या तरीका है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए। तो वही फेडरल यूएस फेड जो है, या जो सेंट्रल बैंक है यूरोप में, कल भी ईसीबी ने, यूरोपियन कमर्शियल बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट्स, जिसका मतलब है 0.5% पॉइंट
इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, शायद 3.5% से 4% किया है। तो एक साल के अंदर वही सेंट्रल बैंक अमेरिका का जो लगातार रेट्स काट रहा था, इसलिए कि पैसा बाजार में जाए, लोग उसको उठा पाएँ बहुत कम रेट पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे, हार्डली एनी इंटरेस्ट पे, और उससे अपने उद्यम चला पाएँ, उससे गाड़ियाँ खरीद पाएँ, उससे घर खरीद पाएँ, उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया जी। एक साल के अंदर 2022 में 450 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 4.5%, मतलब अगर पहले इंटरेस्ट रेट 1% था तो अब 5.5% हो गया, इतना हो गया। अब जब इतना पैसा आ रहा था, जब वो दबादब छाप रहे थे नोट, और उसको बहुत लो इंटरेस्ट पे, ना इंटरेस्ट के बराबर मार्केट में दे रहे थे, तब बहुत जो वेंचर कैपिटल फंड थे उन्होंने वो पैसा उठा लिया। अब उन्होंने कहीं पे उसका निवेश करना था, उसका निवेश ज़्यादातर किया स्टार्टअप्स के अंदर, और वो भी टेक स्टार्टअप्स के अंदर। तो हमारे यहाँ भी बात शुरू हो गई, यूनिकॉर्न बन गए, इतने बन गए, क्योंकि सबकी खूब वैल्यूएशन हो गई, क्योंकि जो वेंचर कैपिटल फंड्स थे उनके पास बहुत पैसा था जी। अब जब पैसा स्टार्टअप्स के पास आ गया, पैसा विदेशी मुद्रा में, पैसा कहाँ रखें, कोई बैंक में रखना होता है। तो उसमें जो SVB बैंक था, सिलिकॉन वैली बैंक, इन्होंने बहुत अच्छी अपनी रिलेशनशिप्स बनाई थी सिलिकॉन वैली में टेक इंडस्ट्री के साथ और वेंचर कैपिटल फंड्स के साथ। तो उन्होंने कहा आइए मेरा बैंक खुला है, मेरे बैंक में जमा कीजिए। तो बहुत लोगों ने उनके बैंक में, जो टेक वाले हैं, उन्होंने उनके बैंक में जमा कर दिए पैसे। अभी उनको पैसे निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जब पैसे की ज़रूरत थी, वेंचर कैपिटल वाले इन्वेस्टर्स जो थे, निवेशक, और पैसा लेके आ जाते थे कि खर्च करो, मार्केट शेयर बिल्ड करो। अचानक, जिसको कहते हैं, जो पश्चिमी देशों में अब एक बहुत चल रहा है एक एक्सप्रेशन, उसको कहते हैं फंडिंग विंटर। अच्छा। कि फंडिंग की सर्दी आ गई, क्योंकि जब ब्याज की दरें बढ़नी शुरू हुई तो उन्हीं वेंचर कैपिटल फंड्स को पैसा मिलना बंद हो गया। लोग अब आधे % पे या 1% पे ले रहे हैं, फिर आप रिस्क लेके निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर 4% पर ले रहे हैं तो आप रिस्क लेके कैसे निवेश करेंगे? तो वो बंद हो गया। जैसे वो बंद हुआ, वैसे वो स्टार्टअप्स जिनको पहले निवेश मिला था, उन्होंने बैंक से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया। उनको अपने खर्चे चलाने थे, अपनी सैलरीज देनी थी अपनी स्टाफ की। वो जब ज़्यादा बढ़े तो बैंक की भी एक समस्या हुई थी, क्योंकि कैपिटलिज्म में देखिए, कैपिटलिज्म के अंदर भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटलिज्म का असली प्रिंसिपल क्या है? वो ये है कि मार्केट सबका मास्टर है और मार्केट जीतता है। आप कोई भी ऐसा काम करें जो मार्केट से अलग जाता है तो वो वापस आके आपको काटता है जी। तो अब बैंकों ने क्या किया? बैंकों के पास इतना पैसा आ गया, कोई उधार लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो उधार लेने वाले थे उनको तो मिल रहा था पैसा वेंचर कैपिटल वालों से। तो उन्होंने कहा पैसा पड़ा, इसका क्या करूं? क्योंकि अगर कोई किसी बैंक में आप 1000 रुपया जमा कराते हैं, आपको बैंक 2%, 3%, 4%, अब तो ज़्यादा हो गया है इस समय, भारत में भी 6-7% है, सेविंग्स बैंक के ऊपर भी इंटरेस्ट देता है। और इंटरेस्ट ना भी दे, मान लीजिए करंट अकाउंट में, तो बैंक के अपने खर्चे होते हैं, अपनी सैलरीज होती हैं, अपने किराए, सब कुछ होता है, ओवरहेड्स होते हैं। तो बैंक को वो पैसा जो आप डिपॉजिट करते हैं उसे किसी को उधार देना पड़ता है, ताकि वो ज़्यादा ब्याज पे दे। और जो ब्याज का दोनों में डिफरेंस होता है, उससे बैंक वालों की अपनी सैलरीज आती हैं, बिजली का बिल जाता है, बाकी खर्चे होते हैं, पब्लिसिटी, और उसी से जो फ़ायदा बढ़ता है वो आपका डिविडेंड जाता है अब बैंक के निवेशकों के पास या बैंक के फाउंडर्स के पास, और उसी से पैसा आता है ताकि बैंक अपनी एक्सपेंशन कर सके। इस केस में क्या हुआ, क्योंकि जो उद्यमी लोग आमतौर पे उधार लेते बड़े स्केल पे, उनको वैसे ही निवेशक से पैसा मिल रहा था तो उधार नहीं ले रहे थे। तो बैंक ने सारे पैसे उठा के ज़्यादातर जो US गवर्नमेंट के और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे लॉन्ग टर्म, उनमें डाल दिए। तो उसको कहते हैं बोरिंग शॉर्ट टर्म, लेंडिंग लॉन्ग टर्म। और सोचा कि अरे यार, ये अभी इंटरेस्ट रेट्स हैं, अमेरिका है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट्स लो ही रहेंगे, थोड़े बहुत दिन बढ़ेंगे फिर लो हो जाएंगे, तो हमारा वहाँ पे सेफ रहेगा, क्योंकि बॉन्ड तो कहीं डूब नहीं सकते, बॉन्ड तो आपको वापस मिलेंगे। लेकिन बॉन्ड्स की भी एक इकोनॉमिक्स होती है मार्केट पे। अच्छा। वो ये होती है कि अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये का बॉन्ड लें आज, और आप 10% इंटरेस्ट पे ले लें और बोले कि 20 साल के बाद आपको 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे, और हर 6 महीने में आपको 10% के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। इसका मतलब
हर महीने आपको हर 6 महीने के बाद आपको 50 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 1000 है, 10% 100 रुपए साल के, तो 50 रुपए 50 रुपए। अगले साल मान लीजिए कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10 से 12% हो जाए। अगर 12% हो गया तो फिर आपके बॉन्ड कौन खरीदेगा, क्योंकि आपके बॉन्ड तो ट्रेडेबल है। फिर आप अपना बॉन्ड अगर बेचने जाएंगे बाजार में तो जो खरीदेगा कहेगा देखो भैया तुम्हारा बॉन्ड तो कम यील्ड पे है, इस समय बाजार में 12% यील्ड पे मिल रहे हैं, तो मैं तो 12% पे लूंगा। अब 12% पे लेंगे तो करीब उसका वैल्यू 85-80 कुछ ऐसे हो जाएगी, मेरे एकदम मैं सोचते हुए कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसी दाम पे बिकेगा जिस दाम पे 10% के रेट के ऊपर ही अब नए खरीदने वाले को 12% ब्याज मिले। रेट 10% ही रहेगा, ब्याज 12%, तो फिर 1000 रुपए का बॉन्ड 1000 का तो नहीं बिकेगा ना, कम का बिकेगा। अगले साल और बढ़ जाए तो और कम का हो जाएगा। तो जब ये लोग डिपॉजिट विड्रॉ करने आए बारी बारी, तो बैंक को लगा कि अरे हमारे पास तो ये कैश अवेलेबल नहीं है, लिक्विड इतना कि हम इनको पे कर सके, तो हम जाके क्या करें, अच्छा अपने बॉन्ड बेचते हैं जी। उन बॉन्ड्स के अंदर कुछ बॉन्ड्स ऐसे थे जिनको कहते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बैंक है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने लोन दिए 10 लाख लोगों को घर खरीदने के लिए, तो हर एक अलग लोन है, तो लोगों को बंडल करके, लोन्स को बंडल करके कि 50,000 लोन है, उसका एक बॉन्ड बना देते हैं, वो फिर फर्दर किसी को बेच देते हैं, तो ऐसे एक साइकिल चलती रहती है। अच्छा। तो ये मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज भी थी, बॉन्ड्स भी थे, तो वहां भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ गया तो उनका दाम भी कम हो गया। तो एसवीबी बैंक जब मार्केट में गया अपने बॉन्ड्स बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने डिपॉजिट होल्डर्स को पैसा देना था, तो बॉन्ड्स कम दाम में बिके। तो एक दिन पिछले बुधवार को उन्होंने ये कह दिया कि आज हमने बॉन्ड्स बेचे और उससे हमें $1.8 बिलियन, $1.8 बिलियन, आप समझ लीजिए आज की वैल्यू के हिसाब से करीब ये 15,000 करोड़ रुपए, इतने का नुकसान हो गया। जब नुकसान हुआ तो मार्केट में आग लग गई। मार्केट में आग क्या लगी कि अरे यार इन लोगों का एक दिन में इतना नुकसान हो गया और अब लोग विड्रॉ करने आ रहे हैं, कल को और नुकसान हो जाएगा, तो इससे पहले कि बैंक डूब जाए अपना पैसा और निकाल लो। तो भेड़चाल शुरू हो गई, तो दबादब लोग पैसे निकालने शुरू हो गए। जब वो घबरा गए तो उसी शाम को गए गोल्डमैन सैक्स के पास। गोल्डमैन सैक्स एक दो इन्वेस्टर्स को लाया, जैसे जनरल अटलांटिक को लाया, कि आप $2.25 बिलियन, अब $2.25 बिलियन में आप समझ लीजिए करीब 18-19 हज़ार करोड़ रुपए, इतने आप इक्विटी में रेज कर लेते हैं, शेयर इशू कर देते हैं अपने 10-12 इन्वेस्टर्स को, ताकि हमारे पास इक्विटी आ जाए। क्योंकि जितनी इक्विटी होती है उतना बैंक स्ट्रांग होता है, कोई भी बिजनेस स्ट्रांग होता है जब इक्विटी होती है जी। वो फेल हो गया क्योंकि बहुत देर कर दी थी, और गए भी तो ऐसे गए कि आपके नाव में जैसे मान लीजिए कि एक तो छेद हो रहा हो, छेद में से पानी आना शुरू हो गया हो, लेकिन 10 जगह और नजर आ रहा हो कि यहाँ भी चूहे कुतर गए, अब छेद यहाँ भी पानी आने वाला है, तो आप एक प्लास्टर ले ले कहीं से कि मैं ये जो अभी छेद है इसमें लगा देता हूँ। तो ये $2.25 बिलियन जो लेने गए थे, ये प्लास्टर था, बैंडेड था। अच्छा। वो भी मिला नहीं, तब तक बाकी छेदों से पानी आना भी शुरू हो गया, क्योंकि बाकी डिपॉजिटर कह रहे थे हमारा पैसा दो, तो पैसा देने के लिए फिर उनको बॉन्ड बेचने पड़ते। इसलिए अगली सुबह ही उनका जो शेयर था 60% एक सुबह में डूब गया। तो क्या ब्लैक वेडनेसडे हो गया, तो सबको लगा बैंक बिल्कुल ही डूब जाएगा जी। तो ब्लैक वेडनेसडे जब 1.8 बिलियन नुकसान हुआ, अब आप बोलिए ब्लैकर थर्सडे हो गया, थर्सडे उससे भी काला हो गया, और फिर फ्राइडे को बैंक बिल्कुल डूब गया। तो ये एक जिसको कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब जो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है वहां पे हो गई जी। उसके बाद से आप देखेंगे, हालांकि अमेरिका का कैपिटलिस्ट सिस्टम है, लेकिन फिर भी एक टेंशन हुई कि इतने सारे डिपॉजिटर्स के पैसे डूब गए तो ठीक नहीं होगा, तो कोई तरीका निकाल के इनके पैसे बचाते हैं। तो वो एक तरीका निकाला गया, लेकिन ऐसे तरीके से निकाला गया कि सरकार उसमें पैसे नहीं डालेगी। अगले दिन एक रिपब्लिक बैंक है, उसके ऊपर शुरू हो गया ऐसे प्रेशर, क्योंकि एक बार जब डर फैलता है मार्केट में, तो डर कोई बहुत, कोविड से भी इन्फेक्शियस वायरस है, तो वहां से शुरू हो गया। उसको बचाने के लिए कल अमेरिका के कई बड़े बैंकों ने, जिनमें सबसे आगे JP Morgan Chase है, उन्होंने डिपॉजिट दिया है रिपब्लिक बैंक को।
इन्वेस्टमेंट नहीं दी है पर डिपॉजिट दिया है कि हमने पैसे आपके यहाँ जमा कराए हैं, जिससे कि आपके यहाँ जो डिपॉजिटर्स मांग रहे हैं उनको ढाढ़स हो जाए कि मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, अगर मुझे पैसे चाहिए यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे ही स्विट्जरलैंड के अंदर CSFB, जो क्रेडिट स्विस बोलते हैं, एक ज़माने में CSFB बोलते थे, क्रेडिट स्विस फर्स्ट बॉस्टन। क्रेडिट स्विस के ऊपर भी ऐसे काफ़ी समय से वहाँ क्राइसिस चल रहा है क्योंकि उन्होंने भी मिसमैनेज किया, जो भी किया। तो उनको भी कल स्विस सेंट्रल बैंक से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, वहाँ से $54 बिलियन का लोन मिला है, इन्वेस्टमेंट नहीं मिली है, कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब सारे बैंक दुनिया के आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक डूबता है तो बहुत बैंक और डूब सकते हैं। और ये 2008 के बाद सारे देशों के बाद अकल आई थी कि देखिए एक लेमन ब्रदर्स डूबा, या एक तो और थे, एक ब्रिटिश बैंक था, एक तो और थे, अगर वो डूबे तो सारी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम डूब गया था और सारी दुनिया की इकोनॉमी डूब गई थी। तो उसके बाद सब देश मिले और उन्होंने नए रूल बनाए थे जिन्हें बाज़ल 3 रूल्स कहते हैं। बाज़ल स्विट्जरलैंड में एक जगह है जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो रूल बनाए गए थे। तो अब हर देश की जिम्मेवारी है कि वो देखे कि उसके यहाँ कोई बैंक न डूबे, क्योंकि बैंक डूबता है तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जी। तो वही दुनिया में इस समय ऑपरेशन ज़बरदस्त चल रहा है। अब भारत में आपने कहा वो लोग, जो भारत के लोग जो अमेरिका में इक्विटी में निवेश करते हैं, जिन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो विदेश में इक्विटी में निवेश कर पाएं, उनको मैं कहूँगा कि उनको सरकार को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। उनको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स जो हैं, ख़ास करके जो सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स होते हैं, उनका कोर्स होता है, पढ़े लिखे होते हैं, उनसे पूछ के काम करना चाहिए। उसमें भारत सरकार उनकी ना सुरक्षा कर सकती है और ना भारत सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो उनकी एजुकेशन करें, उनको शिक्षा दें। बाकी म्यूचुअल फंड्स के लिए सब रोज आता है और एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है जो सेबी चलाती है, पर वो उनके लिए नहीं है जो अमेरिकन इक्विटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो अमेरिकन इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज़रूर HNI जिसको कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये वो लोग हैं जिनकी पहले ही इनकम आय बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास अपनी सुविधा होनी चाहिए ये बातें समझने की। तो मैंने थोड़ा लंबा जवाब दिया इसके ऊपर। इसका एक कारण ये भी है, मैं हर टाइम ऐसा ज्ञान अपने दिमाग में नहीं रखता हूँ, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा था इस सब के ऊपर, क्योंकि एक कट तक लेटर का एपिसोड भी इसके ऊपर किया था, उसका लिंक भी अपूर्वा आप शेयर कर लेना। बिल्कुल शेखर, काफ़ी पेचीदा मुद्दा है, मुझे भी अभी काफ़ी अच्छे से समझ में आया। श्रेयस, आशा करती हूँ आपको भी अपने सवाल का बहुत ही डिटेल हम तो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत पेचीदा है, लेकिन ये जो वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग, बिल्कुल शेखर, ये भी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। चलिए शेखर, अब अमेरिका से आ जाते हैं अपने पड़ोसी देश के बारे में। पाकिस्तान से जुड़ा अगला सवाल आ रहा है रोहित शर्मा का। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जो बवाल हुआ है और बिना गिरफ्तार किए पुलिस का वापस लौटना, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिविल वॉर का डर है क्योंकि पाकिस्तान के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट वापस ले लिया है? वो ये भी बोल रहे हैं क्या ये इमरान खान की बड़ी जीत है, क्या अब भी रीसेंट गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है? इसको लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये बहुत तेजी से घूम रहा है। जी। तो आपने सवाल पूछा है, इस सवाल के पूछने के बाद पाकिस्तान के कोर्ट ने दोबारा से वारंट इशू कर दिया है और ये भी कहा है कि उनको 18 तारीख को हमारे आगे प्रेजेंट कीजिए, उनको कोई नहीं छोड़ा जाएगा। तो कुछ ड्रामा चल रहा है। अब अरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे ये तो बात, और अगर होंगे तो कितने दिन रहेंगे तो अलग बात है। लेकिन असली बात पाकिस्तान की राजनीति में क्या है? असली बात पाकिस्तान की राजनीति में ये है कि पहली बार पाकिस्तान में जो आर्मी है और एस्टैब्लिशमेंट है उसको चुनौती दी है एक ऐसे नेता ने जो स्ट्रीट के ऊपर, सड़क के ऊपर बहुत पॉपुलर है। अभी तक किसी पॉपुलर नेता ने उनको चुनौती नहीं दी। जब नवाज शरीफ बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेके भी आए थे, उन्होंने कुछ कोशिश की उनको चुनौती देने की, लेकिन वो निकाले गए, मुशर्रफ ने निकाल दिए गए। क्योंकि जो भी है, जो स्ट्रीट के ऊपर है, आम जनता के ऊपर ये बात थी कि फौज तो हमारी फिर भी सबसे अच्छी है
और सबसे साफ है। तो फौज ने अगर कू किया है तो कोई कारण होगा ही होगा, चाहे उन्होंने ऐसे नेता को हटाया जिसको हमने की बड़ी मेजॉरिटी देके, बहुमत देके, अक्सरियत देके भेजा था। लेकिन अब एक पॉपुलर नेता ऐसा है जो सीधा फौज को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि एक आदमी हर बात का फैसला नहीं कर सकता पाकिस्तान में, तो एक आदमी तो आर्मी चीफ ही हो सकता है। तो ये एक नया पाकिस्तान के अंदर चीज़ हो रही है और ये बात सब जानते हैं कि अगर अभी चुनाव हो गया तो उसके इमरान खान के जीतने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से वो इलेक्शन के ना जीते इस समय। तो इमरान खान की राजनीति ये है कि इतना बवाल हो जाए कि ये इलेक्शन अब कराना ही पड़े। इलेक्शन तो भी अगले साल भर परे है जी। वो जो जिस सरकार के पास सत्ता है वो क्यों चाहेगी, और आर्मी भी क्यों चाहेगी, क्योंकि आर्मी के तो कोई चुनौती दे रहे हैं। कल को चुनाव हो गया, ये जीत के आ गया तो क्या भरोसा है इस आर्मी चीफ को बोले जाओ तुम जी, क्योंकि अभी आर्मी को वीकन कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी का वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो ओहदा नहीं है जो आज से 1-1.5 साल पहले था। तो ये आर्मी वीकन हुई है। अच्छा। तो इसके बीच में ये बवाल हो रहा है। तो पाकिस्तान इस समय बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हुआ है। देखने की बात यह है कि क्या इमरान खान इतना प्रेशर बढ़ा पा सकते हैं कि सिस्टम के पास कोई चारा ही ना रहे दोबारा चुनाव कराने से जी। और इस और दोबारा चुनाव अगर हुआ भी, और ख़ास करके इन सर्कमस्टांसेस में हुआ, इस हालात में हुआ कि इमरान खान के प्रेशर में आपने चुनाव कराया, फिर वो चुनाव को स्वीप करेंगे। और अगर वो स्वीप करेंगे तो फिर उसके कुछ और नतीजे होंगे। तो पाकिस्तान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव समय पर खड़ा है और इमरान खान भी अड़े हुए हैं। मैं इमरान खान की राजनीति का फ़ैन नहीं हूँ, मैं इमरान खान की क्रिकेट का फ़ैन हूँ। इमरान खान से मेरी पुरानी बहुत जान पहचान है। उनको मैंने बहुत बार इंटरव्यू भी किया है उनका, बल्कि मैं कहानी भी बता दूं आपको। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बोल दिया था एलन लैम्ब को और इयन बोथम को, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। अच्छा। उन्होंने बोल दिया था बिलो स्टेयर्स क्लास। अच्छा। अब वो इंटरव्यू जो था, उन्होंने कहा, ये बात तब थी जब बॉल टेम्परिंग की बात थी ना, जब बॉटल टॉप से बॉल टेम्परिंग, जब इतनी रिवर्स स्विंग होती थी, इमरान खान और ये लोग बॉलिंग करते थे। उसके बाद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का स्ट्राइक रेट वो रहा नहीं वैसे, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो ऑक्सब्रिज टाइप हैं, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के हैं, वो तो कभी मेरी बॉलिंग के ऊपर कंप्लेन नहीं करते। अच्छा, है ना। टोनी लुइस जैसे लोगों ने कहा और 2-4 लोग कहा, लेकिन जो अनपढ़ हैं, गंवार, बिलो स्टेयर्स क्लास। अब ये इंटरव्यू बाय द वे मेरे साथ था इंडिया टुडे में। अच्छा, इसका लिंक अभी भी होगा? अभी हमारे पास है। 1993 में इंटरव्यू था। तो बाद में मैंने पढ़ा जाके कि बिलो स्टेयर्स क्लास का मतलब क्या है। मेरे पास टेप था इंटरव्यू, वो इंडिया टुडे के पास ही टेप है, उस समय छोटी टेप्स होती थी, छोटे टेप रिकॉर्डर में। तो बिलो स्टेयर्स क्लास एक अंग्रेज कल्चर से है। अच्छा। कि जब अमीर लोग होते थे वो तो घर में रहते थे और उनके जो नौकर थे, नौकर जो उनके घर का सारा काम करते थे, उनको कोई सर्वेंट क्वार्टर तो था नहीं, तो वो जो सीढ़ियां होती हैं घर में, हाँ। उसके नीचे जो एक जगह बनी होती है, अच्छा। वहां अपनी खाट डाल के वहां सोते थे, हैरी पॉटर जैसे। हाँ, तो उसको बोलते थे बिलो स्टेयर्स क्लास। तो उन्होंने कहा कि इयन बोथम और ये जो है एलन लैम्ब, ये बिलो स्टेयर्स क्लास टाइप है, इन्होंने मेरे ऊपर ये लांछन लगाए। अच्छा। तो इंटरव्यू वो छप गया इंडिया टुडे में। छपने के थोड़े दिन के बाद एलन लैम्ब और इयन बोथम ने दोनों ने केस कर दिया इमरान खान के ऊपर डिफेमेशन का। अच्छा। कि उसने हमें बिलो स्टेयर्स क्लास बोला। ये कुछ ऐसे लगता है जैसे भारतीय राजनीति में कहानी हो रही हो। अच्छा, केस हुआ लंदन में। अच्छा। तो एक रात को मैं अपने घर के नीचे, तब हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं घर के नीचे सड़क पे ऐसे खाने के बाद टहल रहा था कि ऊपर से आवाज आई मेरे एक बच्चे की कि अरे somebody called, पापा कोई किसी का फोन आ रहा है, वो कह रही है मैं लाहौर से फोन कर रही हूँ और मेरा नाम जमाइमा खान है। अच्छा। कौन है ये? तो तब बच्चा, उसको पता था कौन है, तो ये जमाइमा खान का फोन आ रहा है। तो मैं वापस गया कि जमाइमा खान मुझे क्यों फोन कर रही है। जमाइमा खान तब इमरान खान की पत्नी थी। तो उन्होंने मुझे कहा यू आर ए फ्रेंड ऑफ इमरान खान एंड इमरान खान थिंक्स द वर्ल्ड ऑफ यू। तो मैंने कहा आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ इमरान खान, वो तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा हाँ, हमने किया था लंदन में इंटरव्यू। तो उसने कहा वो छप तो गया, लेकिन वो उसके ऊपर डेफेमेशन केस हो गया है
और अगर वो केस हार गए, एक तो केस लड़ना बहुत महंगा है लंदन में, और अगर केस हार गए तो बर्बाद हो जाएंगे, तो आप जाके कोर्ट में ये कह सकते हैं कि आपने उनको मिसकोट किया था, उन्होंने कहा ही नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं ऐसे क्यों कह दूंगा, मिसकोट कर देंगे। बोलेंगे वही तरीका है उसके बचने का, क्योंकि आपका दोस्त है, नहीं तो वो मारा जाएगा। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा, वो खैर वो बात हुई और उन्होंने कहा हम आपको फर्स्ट क्लास टिकट देंगे और आपको रिट्स होटल है लंदन का खास, वहां पे आप ठहरेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं जाके झूठ थोड़ा बोलूंगा, प्लस जाके मैं ये क्यों बोलूंगा कि मैंने मिसकोट किया। 2 दिन के बाद मुझे फोन आया एक और बहुत जानी मानी क्रिकेट की हस्ती का, जिसका नाम मैं भी नहीं लूंगा। अच्छा, ओके। क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत जानी मानी क्रिकेट की हस्ती का, और कहा कि भाई ऐसे है कि ये केस हुआ है और ये इंटरव्यू तुम्हारा है, तो तुम लंदन चले जाओ और वहां जाके ये कह दो कि ये इंटरव्यू बिल्कुल एक्यूरेट है और जो उन्होंने कहा था ठीक है। हाँ। फिर उसके अगर ये करोगे तो ये हार जाएगा। हाँ। ये केस तो, और ये कॉल आई थी एक जो मित्र थे एलन लैम्ब और इयन बोथम के। अच्छा। तो मैंने कहा कि अब ये क्या कहानी है, तो मैं वापस क्या अरुणपुरी से पूछने के लिए, यहाँ से एक फोन आ रहा है कि मैं वहां बोलूं कि मिसकोट किया, दूसरा कह रहा है कि वहां बोलूं कि करेक्टली कोट किया, और दोनों फर्स्ट क्लास टिकट दे रहे हैं और टॉप क्लास होटल में ठहरा रहे हैं। हाँ। और एक साइड तो कुछ फीस भी दे रही है कि अगर हम केस जीत गए, क्योंकि डेफेमेशन में बहुत पैसे मिलेंगे, आपको कुछ शेयर भी दे देंगे। तो हमने फैसला ये किया इंडिया टुडे में कि हम तो जर्नलिस्ट हैं। हाँ जी। इसमें वी हैव नो फिश टू फ्राई, हमारा इसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात, हम क्यों कहेंगे कि हमने जो छापा वो गलत है। हाँ। तो वो जो टेप थी वो मैंने अरुणपुरी एडिटर थे हमारे, उनकी कस्टडी में दे दी कि ये टेप अब आपकी धरोहर है, आप रखिए इसको, ये एविडेंस है। तो हमने फैसला किया कि किसी भी पक्ष के बुलाने से हम नहीं जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर कोर्ट बुलाएगा तो हम जाएंगे, लेकिन अपने खर्चे से जाएंगे। तो कोर्ट ने तो बुलाया नहीं, क्योंकि तो 2 साइड्स के बीच में केस था। तो वो केस बाद में इमरान खान जीत गए। अच्छा। इमरान खान जीत गए, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान एक बड़े ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। तब तक मैं उनका फैन था, क्योंकि जिसका मुझे फोन भी आया था कि जाके बोल दो कि इंटरव्यू बिल्कुल करेक्ट है, उनका भी मैं बहुत फैन हूँ। अच्छा। राइट, उनका बल्कि मैं क्रिकेट में उनका फैन इमरान खान से बहुत ज्यादा हूँ। शेखर, आप बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे भी सबको हो रही होगी। मतलब 10 गुना ज्यादा फैन हूँ मैं उनका। अच्छा। राइट, लेकिन फिर भी मुझे मैंने मना किया, क्योंकि मैंने कहा इमरान क्रिकेटर है, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन इमरान खान जब पॉलिटिक्स में आए तो बिल्कुल एक अलग इंसान बन गए। जब वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, लोगों को ये बात याद नहीं है, उन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा, ये 90s की बात होगी, अर्ली 90s की कभी ऐसे बात होगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर सूबे से मैं एक सीट पर चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। तो लगातार सब सूबों में चुनाव लड़ा, सब में हार गए। तो एक बार एक छोटी सी फ्लाइट होती है पाकिस्तान में लाहौर इस्लामाबाद के बीच में 40 मिनट की, तो उस समय वो फॉकर फ्रेंडशिप छोटे जहाज चलते थे लगातार। अच्छा, उसमें कुछ हाँ। छोटा शॉर्ट रूट था। तो उसमें मैं आ रहा था लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर के, मेरे साथ में बैठे हुए थे सरफराज नवाज। सरफराज नवाज भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे और इमरान खान के साथ बॉलिंग पार्टनर थे, लेकिन अब बिल्कुल दुश्मन थे। तो अब उस समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान को कोई बहुत खतरनाक गुप्त रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अच्छा। जिससे वो बचेंगे नहीं, इस टाइप की दुश्मनी हो गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि सरफराज साहब ये बताइए कि इमरान खान कह रहा है कि मैं 500 सीटों से एक साथ लड़ूंगा। तो उसने मुझे ये बात पंजाबी में हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा ਜਦੋਂ क्रिकेट खेलता सी ना ਤਾਂ भी सोचता सी सारी टीम मैं ही होगा। When you used to play cricket, even then you used to think I am the entire team। अच्छा। राइट। तो वो एक उसकी इनसाइट थी उसके पॉलिटिकल माइंड में, और उसका पॉलिटिकल माइंड वैसे ही डेवलप हुआ है। अच्छा। उसके बाद जब उनका चुनाव हुआ था मेरे ख्याल 2013 में, तब मैं चुनाव के टाइम गया था और मैंने 3 पार्ट्स का जो मेरी सीरीज होती है राइटिंग्स ऑन द वॉल वो लिखी थी। तो उसमें एक पार्ट है वो मैं आपको दूंगा, आप वो लिंक लगा दीजिएगा। तो उसका हेडलाइन यही था, मी कैप्टन यू माई टीम, वेरी वेन वेरी सक्सेसफुल। तो हर जगह बल्ला लेके मैं हूँ कप्तान, आप हैं मेरी टीम। वो
तो वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड, जी। और उसके बाद क्योंकि बेसिक इंटेलेक्ट जो है, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं। इंटेलेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको पीएचडी करनी होती है, पॉलिटिक्स में तजुर्बे से भी आपको इंटेलेक्ट आ जाता है, वो तो था नहीं। अचानक आप वर्ल्ड कप जीते, स्टार बन गए, आप पॉलिटिशियन बन गए, आपने कुछ पढ़ा लिखा और उसके अलावा कुछ नहीं, और फिर आपने सोचा मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। फिक्स नहीं हो रहा था तो आप फिर एकदम धर्म की शरण में गए, मजहब की शरण में, तो आप इस्लामिस्ट बन गए। फिर आपको लगा कि मैं आगे कैसे जाऊं, तो आपको लगा कुछ जादू टोने वाला मिलना चाहिए, तो फिर ये नई शादी भी कर ली। तो वो रेहाम खान की अगर आप किताब पढ़े तो आपको सारी कहानी पता लगेगी। तो इमरान खान राजनेता, इमरान खान क्रिकेटर से बिल्कुल अलग इंसान है, और इमरान खान राजनेता पाकिस्तान के लिए भी बहुत खतरनाक हैं, भारत के लिए भी बहुत खतरनाक हैं, और दुनिया भर के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो आदमी विम्सिकल है, झक्की जैसे हिंदी में कहेंगे, झक्की, सन की, ऊपर से हर बात में मजहब। तो ये बहुत गड़बड़ हो गई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कैसे संभालता है? 23-23.5 करोड़ की आबादी का देश है, उनको तरीका निकालना पड़ेगा। बहुत ही दिलचस्प कहानी शेखर। अब माहौल ऐसा बन गया है कि अगला सवाल अगर मैं क्रिकेट पे नहीं लूंगी तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। तो अगला सवाल आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार भारतीय टीम को इस साल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इस बार हम 2021 की गलती ना दोहराएं और 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफी के लिए हमारा जो इंतजार है वो फाइनली खत्म हो जाए। देखिए, पिछली बार हमारी सबसे बड़ी गलती तो सिलेक्शन की थी। सिलेक्शन पूरी टीम के नहीं, लेकिन मैच स्क्वाड की सिलेक्शन की गलती थी। अच्छा। हमने पता नहीं कैसे समझ लिया कि वो मेरे ख्याल साउथहैम्पटन में था मेरे ख्याल मैच वो, कि वो बहुत स्पिन होगी, तो हम स्पिन हैवी बन के गए जी। अब इंग्लैंड में स्पिन हैवी बन के आप नहीं जा सकते, आपको पेस तो चाहिए ही ना, आपको 3 पेसर्स तो चाहिए, क्योंकि 3 पेसर्स और 2 पेसर्स में बहुत ज्यादा फर्क इसलिए है कि अगर 2 पेसर्स हैं, एक बार थक जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तीसरा पेसर होता है तो आप एक पेसर 4 ओवर करे, फिर आप तीसरे को लगा दीजिए, इतने में दूसरे के 6 खत्म होते हैं, पहले वाला थोड़ा रिकवर होकर आ जाता है। तो 3 पेसर्स में लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहां पे देखें, जो विकेट सारे हमारे भी गए वो न्यूजीलैंड के पेसर्स ने लिए, तो वो सिलेक्शन हमारी मैच के दिन गलत हुई, तो वो सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे प्लेयर्स एकदम अब सब आईपीएल में होंगे। आईपीएल में इंडियन पिच है, छोटे ग्राउंड्स होते हैं, इंडियन पिच होते हैं, और सब फ्लैट पिच होते हैं मोस्टली आईपीएल में, क्योंकि सबको रन चाहिए तभी मैच चलता है। कोई नहीं चाहता कि आईपीएल का मैच जल्दी खत्म हो जाए। आप कोई एक साइड बना दे 250, दूसरी साइड आउट हो जाए 80 रन पे, ऐसे तो कोई चाहता नहीं। तो उस चक्कर में सारे के सारे लोग आईपीएल के बाद अगर जाते हैं या इंडिया से जाते हैं, इधर उधर से जाते हैं, तो इंग्लिश कंडीशंस को वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड इस समय ध्यान रखे कि वो लोग, वो प्लेयर्स जिनको कि टेस्ट मैच वो खेलना है, उनको आईपीएल से जल्दी रिलीव करके और उनको इंग्लैंड भेजा जाए, चाहे वो काउंटी क्रिकेट खेलें या कुछ भी करें, ताकि उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए वहाँ की कंडीशंस की जी। क्योंकि क्रिकेट में कंडीशंस का बहुत महत्व होता है किसी और खेल के मुकाबले। वहाँ पे आपकी हवा कैसी है, हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता वो कितनी है, वहाँ का पिच कैसा है, घास है कि नहीं है, ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, सारी बातें वहाँ पे मैटर करती हैं जी। तो ये सब बात सोच के पहले प्लान करनी पड़ेगी। लगता है कि पिछले साल बहुत जल्दबाजी में भारत की टीम आ गई थी, और कुछ लगा ये भी होगा शायद कि न्यूजीलैंड है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड भी ऐसी टीम है कि वो, अब देखें उन्होंने अभी क्या करके दिखाया श्रीलंका के खिलाफ, हारा हुआ मैच आखिरी बॉल पर कैसे जीता है। तो न्यूजीलैंड भी एक फाइटर्स की टीम है, हमको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए था, और अभी ऑस्ट्रेलिया को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अरे हम अभी एक सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में, उसके पहले की 2 सीरीज हम जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के हम निकाल देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फुल टीम आएगी, स्टार्क होंगे, कमिंस होंगे, एक हेजलवुड या कोई 3rd सीमर होगा उनके पास, कैमरून ग्रीन खेलेंगे तो 4 सीमर्स हो जाएंगे,
नेथन लायन तो होते ही हैं जी। और उनके बैट्समैन हैं, उनके बैट्समैन जो हैं उनको फिर स्पिन का इतना खतरा नहीं होगा, तो ये सब कुछ सोच के ये मुकाबला दमदार होगा। मैं कहूँगा कि ये डिजर्व्ड है, वेल डिजर्व्ड है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होना चाहिए था। अच्छा अच्छा। लेकिन वो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन प्लेयर्स को शुरू से जल्दी इंग्लैंड जाके वहाँ की कंडीशंस से अभ्यस्त होना चाहिए। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। काफ़ी अच्छे आपने हमें सवाल भेजे और इस बार शेखर से हमें कई सारी कहानियाँ सुनने को मिली। आई एम श्योर शेखर हमारे दर्शक इसको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। और देखिए, आप जब मैं अपना मेमोयर लिखूंगा, अपनी आत्मकथा, तब उसको शायद उस समय आपको बता पाऊँ कि वो दूसरी फोन कॉल किससे आई थी क्योंकि और जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी मैं क्यों नहीं बता सकता था। चलिए, अगर आप गेस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में गेस कर लें आप अपनी तरफ से। अगर आप कर पाएँ गेस तो शेखर पढ़ेंगे, उसको बताएंगे नहीं, पर पढ़ के शायद हंसी एक उनको आ जाएगी देख के, अगर किसी ने गेस कर लिया तो शेखर। बिल्कुल। चलिए इसी बात और आप बहुत तेज तर्रार लोग हैं, हो सकता है आप में से कोई कर भी ले। चलिए फिर कमेंट सेक्शन पे हम ज़रूर नज़र बनाए रखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।